हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इट इज क्वाइट सिंपल टू गेट इट, लेकिन इससे हमारा जितना भी डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सारा ऐसा चीजें एनकाउंटर किया होगा जिसका रीजन हमें नहीं पता होगा, लेकिन अब हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझते हैं एग्जांपल लेके। जैसे मान लेते हैं दो बॉडीज है ए एंड बी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और फाइनली आके दोनों कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने पे क्या होगा, ये बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, दैट इज एफ ए बी से हमने डिनोट किया, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी। लाइकवाइज इन रिएक्शन ये बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगा रहा है ये, एफ बी हमने लिखा है, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इसका हमने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने बॉल लिया और बॉल को लेके हम ऐसे करके फेंकते हैं, तो बॉल आएगा वॉल की तरफ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वॉल है, ये बॉल ऐसे वॉल की तरफ, दीवार की तरफ आ रहा है और फाइनली आके मान लेते हैं इससे टकरा गया। तो जितना फोर्स ये बॉल इस वॉल पे लगाएगा उतना ही फोर्स बॉल भी बॉल पे लगाता है। लेकिन हम देखते हैं और नोटिस क्या करते हैं कि बॉल यहां से टकरा के और फिर से वापस आने लगता है, लेकिन बॉल कहीं पे नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉल का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसके बारे में पढ़ा होगा कि F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहां से हम रिलेशन देख सकते हैं। यहां पे मैं रिलेशन लिख देता हूं। इसका रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स विल बी कांस्टेंट। और फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो यहां से हमें दिख रहा है कि मास इधर आ जाएगा और एक्सेलरेशन इधर, मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लेते यही हमारा बॉल है और हमने बॉल इसकी तरफ फेंका, तो बॉल इससे टकराएगा तो बॉल इस पे मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ये भी बॉल पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। लेकिन व्हाट डू वी नोटिस कि बॉल आ गया इधर वापस इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो स्क्रीन है, मान लेते वॉल है, ये यहीं का यहीं रह जाएगा क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉल। तो इसमें एक्सेलरेशन ना के बराबर प्रोड्यूस होता है, लगभग 0 प्रोड्यूस होता है, ये वहीं का वहीं रह गया, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे रखा है जो हमसे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे सबसे पहला हमें यहाँ दिख रहा है रॉकेट मोशन कैसे होता है। यहां से हमें दिख रहा है ये नोजल मार्क करके रखा हुआ है। नोजल क्या है, छोटा सा बहुत थिन ओपनिंग रहता है रॉकेट में, जिससे जो हमारे गैस के अंदर का, ये रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है वो बर्न होता है और गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम प्रेशर से, ये जो नोजल है बहुत एक्सट्रीम प्रेशर से, बहुत एक्सट्रीम फोर्स लगा के इन गैसेस को एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है। तो जितना फोर्स ये गैसेस पे लगा रहा है नोजल, उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन ये गैसेस भी नोजल पे, मतलब इनडायरेक्टली रॉकेट पे उतना ही फोर्स लगाता है। तो यहां मार्क किया हुआ है कि गैस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये एक्शन कौन कर रहा है, नोजल गैस पे, तो रिएक्शन कौन करेगा, गैस करेगा नोजल पे, जिसके वजह से हमारा रॉकेट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लगता है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। दूसरा चीज हमें यहां दिख रहा है कि जब हम वॉक करते हैं, तो हमने शायद ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, हम वॉक करते समय ये जो फोर्स है ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम ये फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या होता, हम इस पे फोर्स लगाते नीचे ग्राउंड पे और ग्राउंड हम पे फोर्स लगाता ऊपर के डायरेक्शन में, तो हम जहां हैं वहीं पे रह जाते हैं, हमारा मोशन होता ही नहीं। तो हम करते क्या है, हम चलते वक्त ऑब्लिक फोर्स लगाते हैं। हम फोर्स कैसा लगाते हैं, ऑब्लिकली लगाते हैं। जैसे यहां दिख रहा है मार्क किया हुआ, हमने फोर्स कैसे लगाया है इस ग्राउंड पे, ऐसे लगाया है, ऑब्लिकली लगाया है। तो ऐसे लगा रहे हैं तो ये भी हम पे जो ग्राउंड है ये भी हम पे फोर्स लगाता है ऑब्लिकली ऐसे, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसके वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तीसरा, रिकॉइलिंग ऑफ गन हमसे पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में कि रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है। तो देयर इज अ थिंग दैट इज नोन एज कॉइल, स्प्रिंग ही समझिए। तो गन के अंदर, किसी भी गन के अंदर एक कॉइल रहता है, एक स्प्रिंग रहता है। जैसे यहाँ पे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि हम ये मार्क किया हुआ है, ये ट्रिगर है, इसको जब हम यहां से दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं इस पे, तो अंदर में जो कॉइल है, जो स्प्रिंग है, वो कंप्रेस होता है
और कॉइल जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है ना, ये सब शायद आपको पता हो। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, अब जैसे ये ट्रिगर को हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये स्प्रिंग का टेंडेंसी क्या है, वापस अपने शेप में आने का। तो स्प्रिंग कॉइल वापस अपने शेप में आएगा और शेप में आते वक्त ये जो हमारा बुलेट दिख रहा है, बुलेट पे बहुत फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बुलेट आगे के डायरेक्शन में मूव करता है। तो कॉइल ने फोर्स लगाया बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन रिएक्शन ये बुलेट भी तो कॉइल पे फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें झटका लगता है ना। ये बॉलीवुड मूवीज में हो सकता है कि हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेके और कोई भी चीज लेके लोग यूज कर लेते हैं, बट इट इज नॉट दैट मच इजियर। ये बहुत जोर का झटका हमें लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो आई थिंक कि जितना चीज हमने इसमें डिस्कस किया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, एग्जांपल्स लेके आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत लगता है, आप दिक्कत फेस करते हैं, तो यू कैन लेट मी नो। मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।